अपने ही घर में इतनी छोटी हरकत करके ना तुम भी उतनी ही छोटी हो गई हो। शेम ऑन यू। और तुम जो रात भर घर से गायब रहते हो, पता नहीं कहां और किसके साथ होते हो। बकवास बंद करो। शहरोज, बाबा मुझे बुला रहे। क्या वो मुझे फिर से बेटी बोलेंगे? हाँ बेटा। आखिर में हीरो किसका? अपनी पहली मोहब्बत का, या जो बीवी उस पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई थी उसका? चलो मेरे साथ। पर कहाँ जवाद? मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। जवाद मियां, बिटिया को इस तरह कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? वही जो इसकी असली जगह है। ये सिर्फ मेरी डायरी नहीं है, बल्कि मैंने अपने आप को इसमें बंद कर लिया। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मुझे पढ़ो? मेरी जान, तुम्हारे चेहरे पर लिखे लफ्ज पढ़ लेता हूँ तो फिर डायरी खोलकर पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे याद है तुमने ये डायरी उस वक्त लिखना शुरू की थी जब मुनज़्ज़ा पैदा भी नहीं हुई थी। और जाहिर है इसमें तुमने मेरी बुराई के किस्से थोड़ी लिखे होंगे। आज फैजान से मेरी शादी को पूरे 15 दिन हो गए हैं। इन 15 दिनों में मैं फैजान को जितना समझ पाई हूँ, यूं लगता है जैसे मैं इन्हें 1500 साल से जानती हूँ। फैजान एक ईमानदार, मुखलिस और सच्चे शौहर साबित हुए, मगर मैं इनकी अच्छाइयों के मुकाबले में मेरा वजूद कुछ भी नहीं। फैजान मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द नहीं थे। शायद ये बात मैं इन्हें ना बता पाऊं और खुद ना जान पाए। मेरा तो कोई दोस्त या गमख्वार भी नहीं जिससे कहकर मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। शायद इसलिए आज डायरी को अपना हमराज बना रही हूं। वो आईना है जिसमें मैं अपने आप को उतार रही हूं। मैं 8 साल की थी जब वालिदैन की एक हादसे में वफात हो गई। नानी ने मुझे पालने और पढ़ाने की तमाम जिम्मेदारियां अपने कमज़ोर कंधों पर उठा रखी थीं। जैसे तैसे करके मैंने इंटर पास किया और तालीम को जारी रखने के लिए एक मुकामी फर्म में जॉब करने लगी। उस फर्म के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड नजम मुझे पसंद करता था और पिछले 2 सालों से वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर करके थक चुका था। मलीहा यार, तुम बोर नहीं हो जाती काम करके? चलो, ऑफिस के साथ एक बहुत अच्छा बर्गर पॉइंट खुला है, वहां जाके लंच करते हैं। मेरा मूड नहीं हो रहा, तुम चले जाओ। तुम्हारा मूड तो हमेशा स्ट्राइक पे रहता है। जब भी मैं तुमसे लंच या डिनर की बात करता हूँ, इग्नोर कर देती हो मुझे। भरोसा करो मुझ पे, प्यार करता हूँ तुमसे। किस चीज की कमी है मुझ में जो तुम्हें मेरे बारे में सोचने से रोक रही है? ये लो। ये क्या है? ये रेजिग्नेशन लेटर। तुमसे दूर चला जाऊंगा तो शायद तुम्हें भूल पाऊं। क्या पागलपन है ये? अभी तक तो पागल नहीं हुआ। तुम्हारी ना अगर हाँ में ना बदली तो शायद पागल हो जाऊं। ये लेटर बॉस को दे देना। इस जॉब का नहीं, लेकिन तुम्हें खोने का जरूर अफसोस रहेगा मुझे। उस दिन पहली बार मुझे नजम की आंखों में सच्चाई नजर आई। नजम के अचानक फैसले ने मुझे परेशान कर दिया था। जिंदगी के तकाजों में कभी कभार इंसान मजबूर हो जाता है। नजम मेरे लिए अच्छा साथी साबित होता या नहीं, ये मैं नहीं जानती थी, मगर मैं थक गई थी। अलिया,
भैया बेटा, ये लड़की सुनती भी नहीं है। मलिया बेटा, मगरिब का वक्त खत्म हो गया, ईशा का वक्त शुरू हो गया, तुम अभी तक यहीं बैठी हो। उठो, मुंह हाथ धो, वजू करो, चलो ईशा की नमाज पढ़ो, उठो। जी नानो, बस उठ रही हूँ। लड़की भी बस। आपने दवाई नहीं खाई ना? अरे बेटा, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझ लो। रुपए में 4 आने, बस खांसी रह गई, वो भी सही हो जाएगी। तुम क्यों परेशान होती? ये जो निगोड़ मारे डॉक्टर होते हैं ना, ये अपने नोट खड़े करने के लिए ना अच्छे इंसान को भी मरीज बना देते हैं। और मेरी तो अब उम्र हो गई है। नानो, आप पैसे बचाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं गई ना? मैं कल ऑफिस से जल्दी आऊंगी और आपको खुद अपने साथ डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी बेटा, और ना ही मैं दवाई खाऊंगी। मैं तो मिठाई खाऊंगी तुम्हारी शादी की। बेटा, मुझ बुढ़िया पे, बीमार बुढ़िया पे तरस खा लो, शादी कर लो मेरी जान। देखो बेटा, मेरी बात मानो। मैं मानती हूँ तुम बहुत समझदार हो, लेकिन वो तो औरत ना, औरत को हमेशा सहारे की जरूरत होती है, और अकेली औरत के लिए ये माशरा गिद्ध है, गिद्ध बेटा, गिद्ध है। मुझे कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनाऊंगी। दिन ब दिन नानी के दिल में मेरी बढ़ती हुई फिक्र ने मुझे नजम के लिए फैसला लेने पर मजबूर कर रहा था। अगले दिन वो मेरे जवाब का मुंतजिर था और मेरे पास इनकार की वजह भी ना थी। मेरी पढ़ाई पूरे होने में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए नानी की तसल्ली के लिए मुझे और नजम को मंगनी करनी पड़ी। नजम के साथ मेरी मंगनी ने जैसे नानी के दिल से हर बोझ को उतार दिया था। मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। ना हवा चली थी, ना बरसात हुई थी, मगर मौसम कई ज्यादा खुशगवार हो गया था। शायद वो मौसम मेरे दिल का था। ऑफिस के चाय या लंच ब्रेक में मैं और नजम आने वाले मुस्तकबिल के बारे में ढेरों प्लान बनाते। नजम के साथ गुजरते हर लम्हे में मुझे यूं महसूस होता जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूं। छुट्टी के बाद नजम गेट पर मेरा इंतजार करता। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस अब इसके रोज का मामूल बन गया था। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। मैंने बीएससी के बाद मास्टर भी कर लिया। बहत्तर बरस जिंदगी का एक तवील अरसा होता है। नानी एक तजुर्बेकार खातून थी। नजम को लेकर इनके दिल में आजकल अजीब से वहम पल रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से नजम मेरे साथ शादी की बात को मुस्तकिल टाल रहा था। मैं इसे वक्त देना चाहती थी, मगर दिन ब दिन गिरती नानी की सेहत ने मुझे इंतजार की मोहलत नहीं दी और मैंने नजम से बात करने का इरादा किया। आय माँ, आय माँ, या अल्लाह रहम कर। मेरा बच्चा।
16 फरवरी की वो शाम मैं भूल कर भी नहीं भुला सकती। छुट्टी के बाद पूरा स्टाफ एक एक करके जा चुका था। मैं नजम के फारिग होने का इंतजार कर रही थी। उस दिन काम बहुत था या मसरूफ रहने का बहाना ढूंढ रहा था। मैं नजम से शादी की बात करके घर जाना चाहती थी। नजम मेरे पास नहीं आया, तब मुझे इसके पास जाना पड़ा। नजम चले, बहुत लेट हो गए हैं। थोड़ा सा काम निपटा लो, फिर साथ में चलते हैं। तुम्हारा इंतजार करते करते ऑलरेडी मैं इतनी लेट हो गई हूँ। नानी घर पे इंतजार कर रही होंगी। तुम मेरी मंगेतर हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो किस चीज की बेतबारी है। साथ में ऑफिस आए थे, वापस भी साथ ही जाएंगे। मैं कॉफी लेकर आता हूँ, तुम बैठो। नजम मुझे बिठाकर कॉफी लेने चला गया और मैं वहां बैठी जाने कितनी देर तक इसका इंतजार करती रही। अब मुझे घुटन महसूस होने लगी थी। रूम में ऑक्सीजन कम थी या मेरा दम घुट रहा था। इतना तो मैं जान गई थी कि अब मेरे और नजम के सिवा ऑफिस में कोई ना था। अब मैं मजीद वहां रुकना नहीं चाहती थी। कॉफी प्लीज। नजम बहुत लेट हो गए, कॉफी बाद में पी लेंगे। कॉफी पी लो, फिर साथ में चलते हैं। नहीं, घर चलते हैं। वैसे तुम आज पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्यों ना हम आज ऑफिस में रुक जाए। नजम की बातें सुनकर मैंने जान लिया था कि वो मुझ पर अपना हक इस्तेमाल करने का मौका ढूंढ रहा था, जो उसे उस दिन मिल गया था। नजम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तुम मेरी मंगेतर हो, कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है, रुखसती हो जाएगी, तो क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? तुम्हारे पास नहीं आ सकता? तुमसे प्यार नहीं कर सकता? नजम, मेरे इस थप्पड़ ने नजम की मर्दानगी को चोट दी थी। मेरी मज़ाहमत पर भी वो नहीं रुका और जबरन उसने मुझ पर अपना हक इस्तेमाल कर लिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मगर उसने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी। नजम ने सिर्फ मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह को भी जख्मी किया था। मुझे जिंदगी से नफरत हो गई थी, घिन आने लगी थी मुझे अपने वजूद से। हाँ, वो मेरा मंगेतर था, मगर जिस तरह इसने मुझे जबरदस्ती हासिल करना चाहा था, मेरा भरोसा दुनिया के हर मर्द से उठ चुका था। मेरा दर्द महसूस करने के लिए नानी को कुछ दिन भी नहीं लगे। उस वाक़े के बाद मैंने ऑफिस आना जाना बंद कर दिया था। मैं उस वहशी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, मगर उस दिन नानी ने बताया, बेटा, मैंने नजम को तुम्हारी रुखसती की बात करने के लिए बुलाया। उठो, अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। देखा, उस मालिक के घर में देर है पर अंधेर नहीं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो फिर हम यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? मिठाइयाँ मंगवाओ, ड्राइवर से कहो जाके मिठाइयाँ लेकर आए, शादियाने बजवाओ, खुशियाँ मनाओ। मुनस्सा, 1 मिनट खाला अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? मुनस्सा, मैंने कहा मुनज्जा माँ बनने वाली है, ये नहीं कहा कि जवाद बाप बनने वाले हैं। बेटा, मंगेतर हो तुम इसके। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, भूल जाओ सब। वो शर्मिंदा है अपने हरकतों पे। अब इन बातों का क्या फायदा? मेरी बात सुनो बेटा, मलिया तुम्हारे नाम से मंसूब है। मैं इसे कब तक घर में रखूंगी इस तरह से? मेरे नाम से मंसूब? आपको पता है इसने क्या किया? थप्पड़ मारा मेरे मुंह पे। मैं बता रही हूँ बेटा, जो वो शर्मिंदा है वो तुमसे। देखो
इससे कहें कि मेरे पैरों पे गिरकर माफी मांगे मुझसे। मैं कह रही हूँ बेटा, माफी क्या मांगे, वो तुमसे तो इतनी शर्मिंदा है। जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगती मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं अकेले ही रहूं। ठीक है, अकेली रहो तुम, मैं ये रिश्ता खत्म करके जा रहा हूं। मत परेशान हो आप। इस दिन नानी को मेजर अटैक आया था। मुझे नानी की जरूरत थी। मैं इन्हें किसी कीमत खोना नहीं चाहती थी। नानी को इस हालत में देखकर मैं टूट गई थी। कुदरत को मुझ पर तरस आया और नानी को जीने के लिए चंद सांसें और मिल गईं। बीजान को ना जाने मुझ में क्या नजर आया कि उन्होंने नानी से इस दौरान मिलकर फैजान से मेरी शादी की बात कर डाली और मैंने नानी की आखिरी ख्वाहिश पर मजबूर होकर एक बार फिर अपनी जिंदगी एक मर्द को सौंप दी थी। मगर शादी की रात ही नानी के इंतकाल की खबर आई और मेरे फैजान के साथ अज़वाजी ताल्लुक हालात की नज़र हो गया। नानी के गुजरने के बाद मैं उदास रहने लगी। फैजान ने मुझे बहुत समझाया, मुझे हिम्मत दी। हालांकि नजम से एतबार टूटने के बाद मेरे लिए इतनी जल्दी दूसरे मर्द को कबूल करना बहुत मुश्किल था। बीजान की शफकत और मोहब्बत ने नानी का खला पुर कर दिया था। उन्होंने मुझे और फैजान को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। मगर किस्मत की सितम ज़रीफी, अचानक एयरपोर्ट से निकलते ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में डॉक्टर्स ने बताया कि फैजान नॉर्मल लाइफ तो जी सकते हैं मगर कभी बाप नहीं बन सकते। मुकम्मल मर्द वो थे जो मुकम्मल इंसान होता है और फैजान मुकम्मल थे। हनीमून से लौटने के बाद भी मैंने ये सच फैजान को नहीं पता चलने दिया। ताहयात खाली गोद लेकर एहसास के बावजूद भी मैं फैजान के साथ खुश थी क्योंकि इन्होंने मेरा एतबार लौटाया था। दिन रात की मेरी अजीब सी कैफियत ने बीजान को परेशान कर दिया था। मुझे डॉक्टर के पास ले गई और मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने के अमल पर एक औरत खुश होती है मगर मैं उस दिन बहुत रोई क्योंकि ये बच्चा फैजान का नहीं था। नजम के दिए जख्म मेरी जिंदगी में फिर ताज़ा हो गए। मैं उसकी हर याद को खुद से नोच कर फेंक देना चाहती थी मगर बीजान की खुशी और फैजान की बेसब्री ने मुझे ये हकीकत बताने से रोक दिया। मैं मुनीजा को जन्म देना नहीं चाहती थी मगर मैं कानून कुदरत को कैसे इनकार कर सकती थी। उसे दुनिया में आना ही था लेकिन मेरी कोख से क्यों? मैं खुद से ये सवाल कर करके थक गई थी। फैजान बहुत नेक थे मगर खोट मेरी नीयत में भी नहीं था। वो मेरे शौहर थे मगर मुनीजा के बाप न थे। ये बात मैं उन्हें कैसे समझाती? मुनीजा को पाकर फैजान और बीजान की खुशी का कोई ठिकाना न था। वक्त के साथ साथ फैजान मुनीजा के लिए हसास होते चले गए। वो मुनीजा की खुशी के लिए जीने लगे थे। इतना लाड, इतना प्यार। अब वो सुनाओ जो तुम्हारी फेवरेट पोएम है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. इतनी मोहब्बत देखकर मैं इन्हें कैसे इतना बड़ा दर्द देती। फिर भी कई तरीकों से मैंने फैजान को मुनीजा का सच बताने की कोशिश की। कभी डायरी इनके बिस्तर पर छोड़ देती थी तो कभी स्टडी में किताबों के बीच में ही डायरी रख देती थी। कुदरत इनके जज्बात से खेल रही थी या मेरा इम्तिहान ले रही थी, ये समझ पाना मुश्किल था। अब जब बुढ़ापा मेरे वजूद को दस्तक दे रहा है तो दिल चाहता है फैजान मेरा दर्द बांट लें। ये राज इस सांप की तरह है जो मेरे गले में पड़ा हर पल मुझे डसता है। आखिरी सांस लेने से पहले शायद इस एहसास जुर्म से मुझे आज़ादी मिल जाए। मुझे यकीन है फैजान को जब मेरी बेगुनाही के बारे में पता चलेगा वो मुनीजा बेटी को बेटी कहकर जरूर गले लगाएंगे और शायद इस दिन मैं भी मुनीजा को बेटी मानकर कबूल कर पाऊं।
बीजान, 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 मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया बीजान। उसने मेरी इतनी बड़ी ख़ामी कबूल कर ली और मैं उसका ऐब नहीं छुपा सका। मुनज़्ज़ा मेरी बेटी, मैं बहुत बुरा बाप हूँ। मैंने क्या कर दिया बीजान, मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने बीजान, क्या कर दिया। तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया, तेरा शुक्र। जवाद, चाय। अच्छा जवाद, मैंने आपसे कुछ कहना है, बल्कि मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद आपकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। जवाद, आई एम एक्सपेक्टिंग। अभी तक हमारे बच्चे के लिए मैंने कोई शॉपिंग भी नहीं की। मैंने सोचा कि ये शॉपिंग हम साथ करेंगे, लेकिन जवाद, मैंने आपको इतनी बड़ी खबर सुनाई है, आपका कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, आप कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिएगा, तभी आपको यकीन आएगा कि मैं सच बोल रही हूँ, है ना? तुम तनख्वाह काम करने की लेती हो या आराम करने की? वो बहू बेगम असल में कल सीढ़ियों से गिर गई थी तो कमर में बहुत जोर की चोट आई और पसली में वरम भी हो गया। मुझसे तो खड़ा। बस, काम से जी चुराने के 100 बहाने हैं तुम्हारे पास। चलो जाओ किचन में, जाकर बर्तन धो, कपड़े भी धोने आज। अरे जाओ, मुंह क्या देख रही हो मेरा? कहाँ जा रही हो? वो असल में बहू बेगम ने कहा था कि बर्तन धोने हैं और कपड़े भी धोने हैं, तो उसी लिए जा रही थी। तुम्हारी तो इतनी तबीयत खराब थी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आराम कर लो। अच्छा तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ, तुम दवाई ले आओ अपने लिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? आप बहुत अच्छी हैं जी, मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रही हो? माफी किस बात की? आप नहीं जानती, मैं इतनी अच्छी नहीं कि आपकी हमदर्दी हासिल कर सकूं। क्यों? हमदर्दी सिर्फ अच्छे इंसानों से की जाती है। तुम जैसी भी हो, सबसे पहले एक इंसान हो, और दर्द दर्द होता है, अपना या पराया नहीं। तुम यहाँ पे ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। छोटी दुल्हन कितनी अच्छी है ना, और मैं इनके साथ क्या क्या कर गई। या खुदा, मुझे माफ कर देना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? सुनैरा को घर लाने के बारे में क्या सोचा शेरोज? पापा वो अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से आ भी जाएगी। देखो, रिश्तों को वक्त के सहारे नहीं छोड़ा जाता। अना से काम लेने के बजाय समझदारी से काम लो बेटा। ये मियां बीवी के रिश्ते की डोर जितनी मजबूत दिखाई देती है, इतनी ही कमजोर होती है। इस डोर में जितनी लचक रखोगे, रिश्ता बंधा रहेगा।
खींचोगे टूट जाएगा। अब हाथ पे हाथ रखे उसके लौटने का इंतजार करने के बजाय एक अच्छे शौहर की तरह बीवी को मना के घर लाना ही समझदारी है। और अगर वो तब भी ना आई? क्यों नहीं आएगी? कोई भी औरत जानबूझकर अपना घर बर्बाद नहीं करती। आप उसे जानती नहीं है मामा। हाँ, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। वो जानबूझकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो मुनज़्ज़ा की शादीशुदा जिंदगी पर असरअंदाज हो। खाला अम्मी, खाला अम्मी। हाँ माया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुनज़्ज़ा माँ बनने वाली है। सच? माया तुम सच कह रही हो? अल्लाह की कसम मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ खाला अम्मी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। देखा, उस मालिक के घर में देर है पर अंधेर नहीं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो फिर हम यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? मिठाइयाँ मंगवाओ, ड्राइवर से कहो जाके मिठाइयाँ लेकर आए, शादियाने बजवाओ, खुशियाँ मनाओ। मुनज़्ज़ा, 1 मिनट खाला अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? मुनज़्ज़ा, मैंने कहा मुनज़्ज़ा माँ बनने वाली है, ये नहीं कहा कि जवाद बाप बनने वाले हैं। ये वो रिपोर्ट है जो मुनज़्ज़ा के उसके घर जाने से पहले करवाई गई थी। इसमें तो कुछ नहीं है, फिर अचानक ये बच्चा कहाँ से आ गया? मुनज़्ज़ा 2 महीने अपने मैके रहकर आई है, न जाने ये गुनाह किसका है। खुदा के अलावा मेरा और कोई गवाह नहीं। प्लीज जवाद, प्लीज मेरा यकीन करे जवाद। अपने ये छोटे आंसू बंद करो। सुना नहीं जवाद ने क्या कहा है? चलो निकलो इस घर से, दफा हो जाओ यहाँ से। दिमाग में चलने वाली जंग से बाहर आओ फैजान। मुनीज़ा भी उस सच्चाई से बिल्कुल उसी तरह लालमी जिस तरह तुम थे। उसने जिंदगी भर बाप के रूप में सिर्फ और सिर्फ तुमको देखा, तुम ही उसकी हकीकी बाप। अब वक्त आ गया है कि बेटी कहकर उसे गले लगा लो। किस मुंह से उसका सामना करूं तलत? मैं तो खुद को उससे नजर मिलाने के काबिल ही नहीं समझता। जो दुश्मन नहीं करता वो बाप बनकर मैंने किया है। तुम सब सही थे, मैं ही गलत था। खुद को मैं बड़ा अक्लमंद समझता था, उतना ही बड़ा बेवकूफ निकला। जिन रिश्तों से मुझे मोहब्बत मिली उन्हीं से नफरत करने पर मजबूर हो गया। मुझ जैसे खुदगर्ज इंसान को तुम मौत ने भी मात दे दी। मुझे जीने का कोई हक नहीं था, कोई हक नहीं। बस कर दे मेरे यार, बस कर। अरे यहाँ सब अपने अपने हिस्से की सजा काट चुके हैं। जिस तरह हर रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी तरह हर खुशी के बाद गम और हर गम के बाद खुशी। मुनीज़ा के दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार है कि अगर तुम एक दफा उसे बेटी कहकर गले लगा लोगे ना, वो सारे गिले शिकवे भूल जाएगी मेरे दोस्त।
ये रिपोर्ट देखने के बाद भी तुम मुनज़्ज़ा को पारसा कहोगे? मेरा माथा तो उसी वक्त ठनका था। तुम्हें बताया भी था मैंने, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अरे वो जो हादसा हुआ था ना इसके साथ, हमसे छुपाया गया था। और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसी लड़की को मैं अपने घर 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। धक्के मार के बाहर निकाल दो उसे यहाँ से। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तुम क्या समझती हो? तुम गुल खिला के आई हो, तुम्हारे पे फूल बरसाए जाएं? हमारी आंखों में जो धूल झोंकी है ना तुमने, तुम क्या समझती हो? तुम्हारी हर बात ठीक है? नहीं, आप क्या कह? और तुम इस बच्चे को जवाद की औलाद कहोगी? कितना एतबार किया था मैंने तुम पे, कितना एतबार किया था मुनज़्ज़ा मैंने तुम पे। इसी वजह से तुम्हें वहां रहने की इजाजत दे दी थी मैंने, और तुम अपने ही रिश्तों से खेलना शुरू कर दिया तुमने। तुमने क्या समझा? तुम जो कहोगी हम वो मान लेंगे। हाँ, क्योंकि यही सच है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले आपने सोचा तो होता। आपको मुझे जो कहना है कहें, प्लीज। इस होने वाले बच्चे को गलत मत कहें। ये रिपोर्ट तुमने माया के साथ अपने घर जाने से पहले करवाई थी। तो क्या ये रिपोर्ट झूठी है? झूठी है ये रिपोर्ट? इसके बाद भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मैं नहीं जानती ये रिपोर्ट। मुझे नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या। जवाद, ये बच्चा आपका है, हमारा है। प्लीज, खुदा के अलावा मेरा और कोई गवाह नहीं। प्लीज जवाद, प्लीज मेरा यकीन करे जवाद। अपने ये झूठे आंसू बंद करो। सुना नहीं जवाद ने क्या कहा है? चलो निकलो इस घर से, दफा हो जाओ यहां से। क्या सलूक कर रहे हैं आप मेरी बेटी के साथ? हाँ? वही जो एक इज्जतदार घराने को करना चाहिए। आपकी बेटी के साथ साथ आपने भी झूठ बोला हमसे। एक बदकिरदार लड़की आपकी बेटी तो हो सकती है, मेरे घर की बहू नहीं हो सकती। बस एक लफ्ज और नहीं। मैं अपनी बेटी की तरफ से बेखबर रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका कोई नहीं है। इसका बाप अभी जिंदा है। ठीक है, तो फिर आप यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? ले जाए अपनी बेटी को। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जवाद, प्लीज प्लीज ऐसा मत करें, मुझ पे भरोसा कीजिए। तुम पे यकीन ही तो किया था, जिसका तुमने मुझे ये सिला दिया। अब ना तुम्हारे लिए मेरे दिल में और ना ही मेरे घर में कोई जगह है। दफा हो जाओ यहां से। खुदा अपनी आजमाइश नेक बंदों से ही करता है।
बस उठो, कुछ खा पी लो। सुबह से बगैर खाए पिए तुम रोए चली जा रही हो। अपने बच्चे का तो सोचो बेटा। इस बच्चे के बारे में ही तो सोच रही हूँ दादी। सोच के अजीब अजीब वहम आ रहे हैं। जब आपने भी मुझ पर यकीन नहीं किया दादी, बेकसूर होने के बावजूद मुझे इस घर से निकाल दिया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ दादी? मेरा बच्चा सब्र करो, खुदा अपनी आजमाइश नेक बंदों से ही करता है। बस उठो, कुछ खा पी लो। सुबह से बगैर खाए पिए तुम रोए चली जा रही हो। अपने बच्चे का तो सोचो बेटा। इस बच्चे के बारे में ही तो सोच रही हूँ दादी। सोच के अजीब अजीब वहम आ रहे हैं। इसमें तो मुझे मेरी अपनी परछाई नजर आ रही है। इस मुआशरे ने मेरी तरह इस बच्चे को नाजायज करार कर दिया तो मैं क्या करूंगी? दादी, मेरा बच्चा नाजायज नहीं है दादी। मुनज़्ज़ा की हकीकत जान लेने के बावजूद भी तुम उसके बारे में सोच रहे हो? वो यहाँ से जा चुकी है, वापस नहीं आएगी। जानता हूँ कि वो लौटकर यहाँ कभी वापस नहीं आएगी, और तुम्हें ये बात मुझे बार बार जताने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे तन्हा नहीं छोड़ सकती। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? क्या हुआ? कौन आया था? खुला चाहिए आपकी बहू को, नोटिस भेजा है उसने। क्या कह रही हो? इतना बड़ा फैसला उसने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर तो नहीं किया होगा ना? मैंने नहीं रोका उसे। जवाद, कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी वो कोई बात सुने तब की बात है ना। अब तक तो नोटिस भी पहुंच चुका होगा उन लोगों को। खुदा के वास्ते जवाद, जाके उसे मना करो। देखो सुनैरा, तुम बीवी हो मेरी, साथ नहीं चलोगी? हाथ पकड़ कर साथ ले जाऊंगा। और तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, सारे बड़े बड़े फैसले अकेले कर लोगी तुम?